Let's do the question number 3. Question number 3 is from your electric potential and capacitance chapter, which is right. तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखकर थोड़ी सी, तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं देखा है तो आपको एक सेकंड के लिए लगेगा कि अरे नहीं, शायद इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं खुद से। बट अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं करा है तो थोड़ा सा आप क्या हो जाओगे, थोड़ा सा आप डर जाओगे कि ये तो क्वेश्चन पहले देखा नहीं है, इसको कैसे कर सकते हैं ना, इसको ट्राई करना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर आप थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करोगे और आप देखोगे कि नहीं, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन को करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है, ठीक है। ऐसे कैपेसिटर ऑफ द लैडर, राइट, तो आपको जो लैडर क्वेश्चंस आते हैं उनको करने की जो ट्रिक होती है वो ट्रिक भी आज मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करा रही हूँ, मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग के जो डेज होने वाले हैं उसके अंदर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इनको तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है ना। और लो, आ गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लैडर क्वेश्चन, जो बिना ट्रिक के जो है आप नहीं कर सकते हो। सो लेट्स लर्न द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ट्राई जरूर करो, हो सकता है यू एबल टू क्रैक इट, इसको कैसे करना है। बट अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जो है वो आपको सॉल्व करने में डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, एवरीवन लुक ओवर हियर। तो ये हमारे पास जो है क्या है, एक इनफाइनाइट लैडर है कैपेसिटेंसेस की, और हमें बताना है इन सारे कैपेसिटेंसेस की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होने वाली है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए जल्दी से एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। अगर हमारे पास कैपेसिटेंसेस सीरीज में लगे होते हैं, सपोज हमारे पास कुछ कैपेसिटेंसेस सीरीज में है, सपोज C1, C2, C3 एंड C4 आर इन सीरीज। तो जब कैपेसिटेंसेस सीरीज में होते हैं, द C इक्विवेलेंट इज फाउंड यूजिंग द एक्सप्रेशन 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon C4. And if your capacitances are in parallel, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज इसको याद कर लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जो है वो स्किप नहीं कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। देखते हैं जल्दी से। C1, C2, C3 एंड C4 आर इन पैरेलल। उस केस में C इक्विवेलेंट इज जस्ट द सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। सिर्फ आपको क्या करना है, कैपेसिटेंसेस का सम लेना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो रेजिस्टेंसेस का उल्टा होता है बेसिकली, है ना। इतना तो हमने ये चीज अब तक पता कर ही ली है कि जो रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूलाज होते हैं उसके उल्टे जो है वो कैपेसिटेंसेस के फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक का, है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो हम सीखते हैं। सो द ट्रिक इज यू से दैट लेट अस टेक 2 पॉइंट्स ए प्राइम एंड बी प्राइम। 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ए प्राइम एंड बी प्राइम। लेट अस सपोज that the equivalent capacitance between points A prime and B prime is कैपिटल C। क्या बोलिया हमने कि जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ए पॉइंट्स और बी पॉइंट के बीच में वो क्या है, C प्राइम है। तो द इक्विवेलेंट सर्किट, हाउ वुड द इक्विवेलेंट सर्किट लुक लाइक नाउ, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, यहाँ पे आपका C2 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका C1 लगा हुआ है, और इसके साथ आपने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी जल्दी 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 में। इसके साथ आपने एक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो एज्यूम करा। ये सारे के सारे सर्किट का यहां से लेकर यहां तक जो सर्किट है, ओ सॉरी, आपको जो है, यस, यहां से लेके यहां तक जो सर्किट है
उसकी कैपेसिटेंस आप क्या अज्यूम कर रहे हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट कैपेसिटेंस यू आर एज्यूमिंग, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल सी। तो इसकी कैपेसिटेंस हम जो है वी आर एज्यूमिंग इज कैपिटल सी, लाइक दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज। ये जो अब छोटा सा हमने सर्किट बना लिया है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले मैम हम देखते हैं कि ये जो C2 और C1 है ना, ये जो C2 है और जो C है, ये C2 एंड C आपस में पैरेलल में है। अगर C2 और C आपस में पैरेलल में है तो इनकी नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी मैम, C प्लस C2, है ना। तो उसके बाद सर्किट कैसा दिखेगा, ए बी, इन दोनों की जगह हमने क्या कर दिया, एक कैपेसिटेंस लगा दी C प्लस C2, और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस क्या है, ये जो कैपेसिटेंस है मैम है C1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। C1 हमें कितना दिया है, 1 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड है। यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू C प्लस C2। C2 कितना है, 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये हमारा जो है अब तक केस है। क्या केस है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड का, और इसके अबाउट यहाँ पे एक जो कैपेसिटेंस है वो क्या लगा हुआ है, वो लगा हुआ है C प्लस 2 माइक्रोफैरेड का। यही केस था ना, ठीक है, यही केस था। इसी को हमने क्या करा, दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, लेट अस फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेट अस फाइंड द, ओहो पता नहीं क्या हो गया, इसको पेन को अच्छे से नहीं चल रहा है, जस्ट गिव इट अ मिनट, थोड़ा सा इसको रेस्ट देते हैं, एक सेकंड, बस साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं। चलो दोबारा से देखते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। चलो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, आपस में पैरेलल में लगे है ना, जब भी दो के, सॉरी सीरीज में लगे हैं, जब भी दो कैपेसिटेंसेस सीरीज में होते हैं तो उनका सी इक्विवेलेंट हम कैसे लिख लेते हैं, सपोज अगर एक, ओहो फिर पैरेलल ड्रॉ कर देती हूँ मैं जल्दी से, देखो अगर एक C1 है और एक C2 है और ये आपस में पैरेलल में लगे हैं, वो सीरीज में लगे हैं, तो उनका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। दिस इज ओनली ट्रू व्हेन देयर आर टू कैपेसिटेंसेस, तीन में मत कर देना C1 C2 C3, नहीं दैट इज रॉन्ग। अगर दो कैपेसिटेंस लगे हैं सिर्फ तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो C1 क्या है, 1 माइक्रोफैरेड ओवर हियर, यहाँ पे ये सीरीज में और ये सीरीज में है ना, तो 1 इंटू C प्लस 2, दोनों कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे, यही होगा। क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, C प्लस 2 डिवाइडेड बाय C प्लस 3, ये आ जाएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। अब जो हमारे पास ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है, वी से दैट the equivalent capacitance, the equivalent capacitance is same as C. It is more and less same as C because जब infinite series की capacitance capital C आ रही है तो उसके अंदर दो कैपेसिटर और जोड़ भी लिए तो कैपेसिटेंस कितनी ही चेंज हो गई होगी, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, सी के ही इक्वल है। ठीक है, तो अब इस कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल सी ही बोल देंगे। सो कैपिटल सी इज इक्वल टू C+2 डिवाइडेड बाय C+3। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, C² + 3C इज इक्वल टू C+2। क्या बन गया, C² + 2C - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, okay, so what we'll use? We'll use the formula that the solution is minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by, इसी से सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग इसका। तो जल्दी से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, बट चलो कोशिश करते हैं करने की। तो जो कैपेसिटेंस आएगी वो क्या आएगी? माइनस बी माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 4ac। तो 4 इंटू 2 विल बिकम 4, 4ac, राइट, एंड डिवाइड में वी हैव 2। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है सी का? हमारे पास सी आ रहा है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आप √8 को 2√2 लिख सकते हो, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? √2। ठीक है, तो -1 माइनस √2 तो आंसर नहीं हो सकता, नेगेटिव हो जाएगा आंसर। तो जो आपका आंसर होगा इक्विवेलेंट सर सी का, दैट विल कम आउट -1 प्लस √2 एंड द यूनिट। सारी कैपेसिटेंसेस कौन सी यूनिट में गिवन है? माइक्रोफैरेड यूनिट में गिवन है। सो द आंसर विल बी -1 प्लस √2 माइक्रोफैरेड। दिस विल बी द सी इक्विवेलेंट। अब देखो मैंने जो है बिल्कुल भी कहीं से भी सॉल्यूशन देख के ये आंसर नहीं कराया है, तो अगर कहीं पर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाती है ना, तो उसको करेक्ट कर लेना। मेरे हिसाब से आनी तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ध्यान से ही करा है हमने सॉल्व। बट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस सर्किट की, वो कितनी आ रही है? -1 प्लस √2 माइक्रोफैराड। अगर आप यहाँ पर अपना आंसर छोड़ देते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। आपको जरूरत नहीं है कि √2 की वैल्यू डालकर आंसर निकाल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, बट अगर कुछ एक आध इधर उधर, आप ध्यान से करना क्वेश्चन, ये आपका टेस्ट है ना, कि आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इतने ध्यान से करो कि अगर मैम ने कहीं गलती कर दी हो तो आप उसको पकड़ पाओ। ठीक है, क्योंकि मैम जो है वो भगवान नहीं है ना, एक आध दो वगैरह की गलती जो है, नेगेटिव वगैरह की गलती मैम से भी हो सकती है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करो। ठीक है, चलो, now let's discuss the question number 4, which is very important, like very मैं स्टार्टिंग की जो वीडियोस होने वाली है उसके अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने शुरू में ही आपको ये बताया था, व्हाट इज द प्लान, हाउ डू यू प्रिपेयर। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीजें करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें स्टार्टिंग की वीडियो में कवर होंगी, राइट। तो इसीलिए स्टार्टिंग की वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वैसे तो पूरे 90 डे रिवीजन जाना है, बट स्टार्टिंग की वीडियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाए। ठीक है, चलो, so how does the resistivity of the metals, insulators and semiconductors depend upon the temperature? आपका टेम्परेचर पे कैसे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मेटल्स का, इंसुलेटर्स का एंड सेमीकंडक्टर्स का, दैट इज द क्वेश्चन। सो इसके लिए वी विल यूज द एक्सप्रेशन दैट जो रेजिस्टिविटी होती है, दैट इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। This question is also very important from the point of view of your Viva. जब मेरा क्लास 12th का वाइवा था, the question which was asked from me, the first question which was asked from me was, सबसे पहले उन्होंने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट सुनी थी मेरी से। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट सुनाइए, जिसके अंदर जो आपको कंप्लीट स्टेटमेंट होती है, कीपिंग द टेम्परेचर एंड द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, द जो भी आगे हमारी पूरी स्टेटमेंट होती है वो आपको सुनानी होती है। द सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड फ्रॉम मी वॉज, हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये वाइवा में मुझसे पूछा गया था, तो मुझे तो लगता है ये वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे आगे आगे फिर सारे बच्चों से पूछा गया था एंड मुझे ये आंसर आता था। आई वॉन्ट आपको भी ये आंसर आता हो, और वो कैसे आएगा? अगर आप इसको पहले से प्रिपेयर करके जाओगे, और वही तो आप इस वीडियो में कर रहे हो, राइट। वेरी, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका ये वीडियो देखने का। चलो जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं।
हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है, जहाँ पे m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n is the number density of electrons and tau is the relaxation time. tau क्या है आपका, relaxation time है। नाउ क्विकली सब बच्चे देखेंगे, क्या देखेंगे कि मास और ई तो कांस्टेंट है चार्ज का, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी जो है मेटल की वो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक डिपेंडेंस है, एक तो एन का नंबर डेंसिटी का और एक रिलैक्सेशन टाइप का, ठीक है। तो जल्दी से एक बारी मेटल्स का डिस्कस करते हैं। मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल्स के अंदर जो नंबर डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो पहले ही बहुत हाई होती है, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर नंबर डेंसिटी इंक्रीज करती है, बट इंक्रीज बहुत थोड़ा होता है ना। पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर भी दोगे तो ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली पहले ही फ्री थे इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अब एनर्जी मिल गई है अच्छे से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत तेज तेज इधर उधर भाग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज तेज जब इधर उधर भाग रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी अगर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उनका रिलैक्सेशन टाइम जो होगा दैट विल डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स में जो नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, द नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस एंड द रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीजेस। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम इज एवरेज टाइम बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन, ठीक है। तो टाइम डिक्रीज कर रहा है, टाउ डिक्रीज कर रहा है, बट नंबर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। बट टाउ का जो डिक्रीज है दैट इज मोर सिग्निफिकेंट, क्या है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और अगर जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका डिक्रीज होना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, तो उससे रो क्या हो जाएगा, देखो नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन। नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर जो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अब इन दोनों के कंपटीशन में कौन डोमिनेट करता है, टाउ डोमिनेट करता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम का जो डिक्रीज है दैट इज मोर सिग्निफिकेंट। तो कौन जीत गया, रिलैक्सेशन टाइम जीत गया। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम के ज्यादा डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो हम क्या लिखेंगे, अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर number density increases but tau decreases, which is more significant, therefore the resistivity increases। resistivity क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, आपको इस ही तरीके से जो है समझाना है, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। Now the explanation for insulators and semiconductors is same, ठीक है। कई बारी ये दोनों ही आ जाते हैं, कई बारी सिर्फ इंसुलेटर आ जाता है, कई बारी सिर्फ सेमीकंडक्टर आ जाता है, बट एक्सप्लेनेशन दोनों की सेम है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है, ठीक है, जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इंसुलेटर्स के अंदर हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले ही बहुत कम होते हैं। नंबर डेंसिटी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, बहुत कम होती है, तभी तो वो इंसुलेटर है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, एनर्जी मिल जाएगी ना इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी तो नंबर डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी डिक्रीज करेगा। बट ओवर हियर व्हाट हैपेंस,
जो इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी है दैट इज मोर सिग्निफिकेंट। वो क्या है मैम, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये कहता है नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, टाउ डिक्रीज हो रहा है, बट कौन सा इफेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट है? नंबर डेंसिटी का इफेक्ट जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जिस वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इट विल डिक्रीज। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, आई होप सबको क्वेश्चन नंबर 4 करके मजा आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन डेरिवेशन। तो ये जो डेरिवेशन है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉसेस लॉ की 3 डेरिवेशंस है आपके सिलेबस में। ऑल द डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट एंड डेरिवेशंस आर मुफ्त के नंबर। ये वो क्वेश्चन है जो आपको पता है कि एग्जाम में आना है, तो इसको करके जाना ही पड़ेगा, है ना। और इसकी डेरिवेशन जो है वो आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स करनी ही करनी है, ये आप सोच लो। तभी मेरे को ये डेरिवेशन जो है वो याद रहेगी। क्या डेरिवेशन है देख लो जल्दी से। अप्लाई गॉसेस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज विद अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर। तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है और उससे कुछ डिस्टेंस दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। तो ये भी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है आपका, ठीक है क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगेन दिस इज योर होमवर्क, ट्राई दिस डेरिवेशन। अगर आपको ये डेरिवेशन आपने पहले कर रखी है और आपको लग रहा है कि हमें वहीं से लर्न करनी है, यू कैन डू दैट। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं पता कैसे करनी है या समझ नहीं आई है और आपको एक प्रॉपर पैटर्न में स्टेप्स में ये डेरिवेशन चाहिए, तो ये डेरिवेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोडेड है। आई विल शेयर द लिंक विद यू। मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक। आप वहां से जाकर इस डेरिवेशन को जो है देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, एकदम एक एक स्टेप को ढंग से कराया हुआ है। तो आपको ये डेरिवेशन करके मजा आ जाएगा। एक तो इजी है, ऊपर से इम्पोर्टेंट है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो करना चाहिए ही चाहिए हर बच्चे को, है ना। तो आई होप सबको मजा आया हो ये 90 डे रिविजन सीरीज का डे 4। और दिस इज द डे 4 ऑफ गेटिंग द 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो जो 90 दिन की हमें तपस्या करनी है उसमें से चौथा दिन जो है वो हमने खत्म कर लिया है, जिससे अब हमारे 100 आउट ऑफ 100 आने के जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और 90 डे तक आते आते तो हमारे चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम शुरू से ये गोल बनाएंगे कि हमें आधा नंबर भी नहीं कटवाना, 100 में से 100 नंबर चाहिए, तो फिर हम अगर इस चीज को ठान लेंगे तो हमारे 100 में से 100 ही आएंगे सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में। बस यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू रिवाइज एवरी डे। सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके चलना है। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आया हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट योर व्यूज, आज मैम हमें वीडियो में ये चीज बहुत अच्छी लगी, जल्दी से इसको कमेंट करके बताएंगे। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर तो बहुत गलत बात है ना। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो आप उसी टाइम जो है नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और आप जल्दी से क्या कर लो, इस वीडियो को देखकर वहीं पर अपना आज का सेशन जो है वो खत्म कर दो। ओके, सो मुझे बहुत मजा आया, आई होप आपको भी बहुत मजा आया हो। बाय बाय एवरीवन, कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।